અને હવે સીધા જઈશું તાલકટોરા સ્ટેડિયમ કે જ્યાં પ્રકાશ જાવડેકર સંબોધી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓને અને ત્યારબાદ પીએમ પણ સંબોધશે। कोई ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने छात्रों के जीवन में आने वाली और हर घर का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है परीक्षा, इस परीक्षा पे लोगों को दिल से बात की है। लेकिन पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखा था एग्जाम वॉरियर, जो अब 14 भाषा में अनुवादित है और इसकी लाखों प्रतियां छात्रों ने और पेरेंट्स ने और टीचर्स ने देखी है। लेकिन वो उस पर एक जीता जागता संवाद छात्रों के साथ पिछले साल यही किया गया था, परीक्षा पे चर्चा। इस साल परीक्षा पे चर्चा 2.0 दूसरा संस्करण, उसमें पिछले बार 7 करोड़ लोग जुड़े थे, इस बार 12-14 करोड़ लोग जुटेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। यह अद्भुत है, चुनाव का माहौल है। पिछले साल एक छात्र ने पूछा था कि सर आपकी अगली बार भी परीक्षा है तो आप कैसे करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां है, इनको जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। ये ऐसा सहज ही नहीं होता। प्रधानमंत्री एक तड़प से, मन से, पैशन से और प्रवृत्ति से भी एक अच्छे अध्यापक है। हम कैबिनेट में है तो हमें भी वो जिस तरह से समझाते हैं, कुछ नई चीजें करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, वही तो इस देश का भाग्य है। और इसलिए आज जो अभी बताया गया, लर्निंग आउटकम्स हो, अटल टिंकरिंग लैब्स हो या समग्र शिक्षा हो, जिसके तहत पढ़े भारत बढ़े भारत और खेले इंडिया खिले इंडिया, ये जो काम हो रहा है, ये भी प्रधानमंत्री जी की कल्पना से और प्रेरणा से हम कर रहे हैं। और इसलिए हमारा, जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, हमारा भी नारा है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। आइए प्रधानमंत्री जी, आपका स्वागत है। તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી પરીક્ષા પે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે અને દેશભરમાંથી વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા પહોંચ્યા છે, વાલીઓ પહોંચ્યા છે, આ સાથે જ શિક્ષકો પણ પહોંચ્યા છે। પરીક્ષાનો ડર કેવી રીતે દૂર કરી શકાય તેને લગતા સવાલો પણ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે, જેના જવાબ પીએમ ખુદ આપશે। उन छात्रों को मिलने का मौका मिला था जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। इस बार भी मुझे मौका मिला है। मैं शिक्षा विभाग का आभारी हूं कि मुझे आप लोगों के मिलने का मौका दिया। आज खुशी की बात यह है कि करीब करीब हिंदुस्तान के सभी राज्यों के विद्यार्थी आज यहां मौजूद हैं। एक प्रकार से लघु भारत मेरे सामने है। लेकिन दूसरे प्रकार से भावी भारत भी मेरे सामने है। आप लोगों से संवाद करने से पहले आज सुबह ही हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस, उनका निधन हो गया। वे एक जुझारू नेता थे। जन्मभूमि कहीं, कर्मभूमि कहीं, जनप्रतिनिधित्व कहीं, एक प्रकार से पूरे भारत में रचे बसे थे वो।
आपातकाल में, इमरजेंसी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया था उन्होंने। लेकिन गत कई वर्षों से वो बीमार थे, अनकॉन्शियस थे, सालों तक बिस्तर पे रहे। आज वो हमें छोड़ के चले गए। मैं आदरपूर्वक जॉर्ज साहब को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ये परीक्षा पे चर्चा पिछली बार और इस बार में अनुभव के आधार पर काफी बदलाव आए हैं। दुनिया के कई देशों से भी लोगों की मांग थी, तो वो भी जुड़ रहे हैं। उसी प्रकार से भारत के भी सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व हो, वहां के विद्यार्थियों से बात हो। इसमें सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं। और ये बात अधूरी रहती अगर इसमें अभिभावक न होते, पेरेंट्स न होते, टीचर्स न होते। और इसलिए कोशिश की गई है कि एक प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में जो सीधे संपर्क में आते हैं, उन सबसे संवाद करने का ये अवसर बने। अभी जो एक नृत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूं कि उसमें जो बातें बताई गई हैं, उसके बाद मेरे कोई भाषण की आवश्यकता नहीं है। वो सारी बातें उसमें समाहित है। अगर हम उसको ही आज का संदेश मान लें, तो मेरे समेत यहां उपस्थित और देश में इस कार्यक्रम को देखने वाले हर किसी के लिए एक नया विश्वास पैदा करने वाला, नई आशा पैदा करने वाला वो एक नृत्य प्रस्तुति थी। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और उस पूरे कार्यक्रम में रीना ने जो कमाल दिखाई है, 2 हाथ नहीं, 1 पैर नहीं, फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ और है। अभी हम देख रहे थे वीडियो पुराना, उसमें भी मैंने बताया था कि हाँ, आप भूल जाइए कि आप किसी समारोह में बैठे हैं। आप ऐसा ही मानिए कि आप अपने परिवार में बैठे हैं और परिवार में ही गप्पे गोष्ठी कर रहे हैं और अपना ही परिवार का कोई चिर परिचित चेहरा हमसे गप्पे मार रहा है। अगर ये हल्का फुल्का वातावरण रहेगा तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे लिए ये कार्यक्रम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है। न मुझे अभिभावकों को कोई उपदेश देना है, न टीचर्स को कोई उपदेश देना है और न ही विद्यार्थियों को देना है। मैं यहां आपके बीच खुद को अपने जैसा, आपके जैसा, आपकी स्थिति मनस्थिति वाला कुछ पल में जीना चाहता हूं, जैसे आप जीते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? माननीय
इस बार स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, और वो भी देश से भी हैं, विदेश से भी हैं। सबसे पहले रूली दत्ता जो कि कोलकाता से हैं, एक टीचर हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। Namaskar sir. My name is Ruli Datta and I teach biology at Kendriya Vidyalaya, IIM Joka, Kolkata. My question to you sir is, as a teacher, what do you tell parents who consider exams as make or break situation for their children's future? Thank you sir. एज ए टीचर हमें उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि एग्जाम से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है। माननीय, इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे बीच में इस वक्त बैठे हैं रोहित श्री, जो कि बेसिकली केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूं और मैं अभी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है। देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। माननीय, आपसे निवेदन है कि कृपया इन्हें प्रेरणा दें। आप केरल से हैं लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, कुछ पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो? ऐसा ही होता है ना? सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, उसका इनकार नहीं कर सकते। और मैं ये तो नहीं कह सकता हूं अरे परवाह मत करो यार, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करें कि भाई ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी की कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती है, ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था। उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आज, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है। कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहर नहीं जाती है। लेकिन जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है। कसौटी हमें कसती है। कसौटी के से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा जो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती।
जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसको अचीव करने के लिए लगे रहना, वरना उस जिंदगी का मतलब है। और दूसरी बात है प्रेशर। कभी कभी तो हम बालकों की मनस्थिति ऐसी होती है कि एक अवस्था में हम पहुंच जाते हैं कि माँ मम्मी पापा कुछ भी कहे तो मैं लगता है ये मेरा बिगाड़ रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं सही है, इनको कुछ समझ नहीं आती। ऐसा ही होता है ना, ये कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा होता है ना। पहले हम, खास करके मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि हम अपने मां बाप जो कहते हैं उसको इमीडिएट रिएक्ट न करें, गौर से सुने। सुनते समय भी उनको लगना चाहिए कि आप अटेंटिव है, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत चाव से सुन रहे हैं। एक आध बार पूछते, अरे मम्मा ये समझ नहीं आया, जरा ये क्या कह रही थी। एक बार इतना कर लीजिए, शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबह मैंने बहुत कह दिया तुझे। आपको मम्मा को समझाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप समझ जाएगी। इसलिए छोटी चीजें व्यवहार की होती है। और फिर कभी जब मम्मा पापा अच्छे मूड में हो तो आप ही अपना दृष्टिकोण, कि मैंने बहुत सोचा, आपने उस दिन कहा था ना मंडे को, तो बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने कोशिश भी की, लेकिन कम पड़ गया, मुझे बताइए ना कैसे करूं। आपकी एग्जाम पूरी, उनकी एग्जाम शुरू। घंटे भर उनको समझ दिया आएगा क्या जवाब थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके मां बाप का बोलती बंद करना सिखाता हूं आपको, लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है। बाद में मां बाप से आप देखिए, एक मित्र भाव से आपका संवाद शुरू होगा, वे आपके हेल्पिंग हैंड हो जाएंगे। मेरी अभिभावकों से भी आग्रह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, अब क्लर्क बन गए। वो सारी सजा बच्चों पर दे रहे हो। वो मां बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने नहीं करना चाहिए। उसके भीतर जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसको जानने पहचानने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि किसी मां बाप को इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आपने देखा होगा, घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो उठ करके चलना सीखता है, तो मां क्या करती है, वो उठता है, एक दो कदम करके गिर जाता है तो डांटती है क्या, ताली बजाती है। ताली बजाती, उस बच्चे को लगता है गिरना बुरा नहीं है, उसने भी हिचने की आदत है। अब किसी मां को किसी प्रधानमंत्री ने लेक्चर दिया था क्या कि बच्चा गिर जाए तो ताली बजाना? किसी किताब में पढ़ा था क्या?
लेकिन उसको मालूम है कि बच्चे का हौसला बुलंद बढ़ाना है। फिर क्या करेगी? 3-4 कदम चलना सीखेगा तो माँ उसको कोई प्रिय चीज उसको लेकर के दूर खड़ी रहेगी और कहेगी आओ 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 आओ, है हटती जाएगी। ऐसा करती है ना माँ? और बच्चे को भी करता है कि मैं जरा दौड़ करके ले आऊं, उसका हौसला बुलंद करती है मां बाप। लेकिन ये सब ज्ञान होने के बाद, बचपन में सब किया होने के बाद भी एक स्थिति आने के बाद मां का मन हो जाता है, बाप का मन हो जाता है बस अब तो वो तैयार हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती वहीं से शुरू होती है। मां बाप ने जीवन भर बच्चे को उसी रूप में देखना चाहिए, पुचकारना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर गिर भी जाता है तो हौसला बुलंद करना चाहिए। उसको नीचे गिरता हुआ देख करके उसको डांटते रहने से कोई परिवर्तन नहीं। जहां तक अपेक्षाओं का सवाल है, एक प्रकार से अपेक्षाएं अच्छी चीज है। मैंने कहा ना, वो बालक को मां दूर रह करके दौड़ाती है, वो अपेक्षा है कि भाई तुम अब 10 कदम दौड़ के मेरे पास आओ। अपेक्षा आवश्यक होती है। अपेक्षाओं के कारण हमें भी कुछ ज्यादा करने की इच्छा जगती है। अगर अपेक्षा ही नहीं होगी तो आप मुझे बताइए, एक पेशेंट हो जिसमें जीने की इच्छा ही ना हो, अब ठीक होने का मन ही न करता हो, ऐसा ही सोचता है मृत्यु का इंतजार करना है, कितने ही बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ला दो, कितना ही बढ़िया से बढ़िया अस्पताल ला दीजिए, वो पेशेंट ठीक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? तो निराशा में की गर्त में डूबा हुआ समाज या व्यक्ति या परिवार कभी किसी का भला कर सकता है? और इसलिए आशा और अपेक्षा ऊर्ध्व गति के लिए अनिवार्य होती है। और मैं, जैसे आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आप अब आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल स्वाभाविक था। यह बहुत स्वाभाविक है कि समाज में अपेक्षाएं हो, निराशा नहीं होनी चाहिए। वरना ये छोड़ो यार, ये मोदी जी तो ऐसे ही है, कुछ होने वाला नहीं, चलो यार अपना काम करें। जी नहीं, वो कहता है मोदी जी आप है और ये नहीं होता है, ये तो विश्वास है। मैं तो चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशंस जगा दिए, मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशंस होने चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, देश तभी चलता है जी। अपेक्षाओं के बोझ में दबना नहीं चाहिए, हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना चाहिए। चलिए, लंबा हो गया जवाब आपका। सर, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुमार शर्मा, जो कि एक अभिभावक हैं। इनकी एक परेशानी है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। मैं रूपनगर जम्मू का रहने वाला हूं। आजकल बच्चों पर ही नहीं, हम पेरेंट्स पर भी हमारे साथियों का दबाव होता है, किसका बच्चा कितने अच्छे अंक लाता है। इस टेंशन से बाहर कैसे निकला जाए? धन्यवाद सर। नहीं, ऐसा ही एक सवाल है नॉर्थ ईस्ट यानी इम्फाल से पेवम नीला कुमारी ने पूछा है। ये भी एक अभिभावक हैं। Kurumjari, Honorable Prime Minister, sir. I am Pevam Nila Kumari from Imphal, Manipur. As a parent and also a working woman, I would like to know how can I de-stress myself during examination of my children. Thank you, sir. अभिभावक के रूप में मेरे बच्चों के एग्जाम्स के वक्त मैं तनाव मुक्त कैसे रहूं? माननीय टाइम्स नाउ के द्वारा भी बेंगलोर से एक सवाल पूछ रही है लावण्या, ये एक स्टूडेंट है। Good morning. I am Lavanya R, studying in St. Mary's Public School, Queens Road, Bangalore. I am a viewer of Times Now. My question is to our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Good morning, sir. Today my question is, how can we students overcome the fear which has been pressure and fear which has been created by our parents, teachers and all our loved ones?
स्टूडेंट्स हमारे पेरेंट्स, टीचर्स तथा हमारे प्रियजनों के द्वारा बनाए गए दबाव का डर मन से कैसे निकालें? सर, बच्चों और पेरेंट्स दोनों के ही तनाव की बात हो रही है। हम सब उत्सुक हैं आपका जवाब सुनने के लिए। अभिभावकों के लिए मेरा यही आग्रह होगा कि आपके सपने भी होने चाहिए, अपेक्षाएं भी होनी चाहिए, लेकिन प्रेशर से परिस्थिति बिगड़ जाती है। जब भी आप बच्चे को कभी बहुत बढ़िया मानो खाना बनाया आपने, वो अपने मन से खा रहा है, लेकिन चूंकि आपने अच्छा बनाया है, आपको बहुत पसंद है, फिर बच्चे को कहो खाओ 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 तो वो खड़ा होकर के चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? प्रेशर से रिएक्शन आता है। ऐसा न हो, इसका हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मां बाप ऐसा क्यों करते हैं? उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है, और मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि वे कभी कभी अपने यार दोस्तों या फैमिली फंक्शन में या सोशल फंक्शन में जाते हैं तो अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अपना विजिटिंग कार्ड बना करके ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है कि उनको सोसाइटी में मेरा बेटा ये किया, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने, बस इशू को लेके घूमते रहते हैं। और इसके लिए वो आपको घर में आकर के, अच्छा आप ठीक ना करें तो घर में ही डांटते। मैं कैसे जाऊंगा उसकी शादी में? तू क्या रिजल्ट लाया है? मुझे लगा पूछेंगे तो मैं क्या करूंगा? ऐसा ही करते हैं ना। यानी आपका सफलता या विफलता उनके सोशल लाइफ पर जैसे पता नहीं बड़ा बड़ा पहाड़ गिर जाता है, और उसके कारण वे हमेशा कोशिश करते हैं कि उनको समाज में एक स्थान बना रहे। इसलिए मां बाप बच्चों पर यह प्रेशर डालने की आदत बन जाती। इरादा नहीं है उनका, उनको साथ हमें अन्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो भी सही तरीके से इसको करें। हकीकत में मां बाप ने एक उम्र के बाद बच्चे से नाता तोड़ दिया होता है। जब छोटा बालक होता है तो वही मां बाप उसकी गलतियों का वर्णन बखूबी अपने मेहमानों के बीच करते हैं। कल इसने ऐसा कर दिया, उसने पूरा दूध का बोतल गिरा दिया, उसने कल उसका गर्म चाय नीचे गिरा दी, जल गया। गलतियों का भी वर्णन करते, क्यों? उसकी एक्टिविटी को वो नोट करते हैं। हम अपने बच्चों के बालक अवस्था में उसकी हर बारीकी से देखते हैं, लेकिन 7-8 साल की उम्र होने के बाद हमें लगता ही नहीं है कि उसकी हर बारीकी को देखना चाहिए। अब उसमें क्या बदलाव आ रहा है, कौन सी रुचि ले रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। करीब करीब मां बाप का ये नाता बच्चा 7-8 साल का हो रहा है तो टूटता चला जा रहा है। वो 3 महीने 6 महीने का था तब जितनी बारीकी से ऑब्जर्व करते थे, जब तक वो वयस्क नहीं होता है तब तक आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करने का मतलब नहीं है कि आपने सोचा है उतनी समय ढालना चाहिए, देखते रहना चाहिए। उसकी ताकत आपको ध्यान में आएगी। अगर इतना सा कर ले तो ये जो प्रेशर का वातावरण बन जाता है उससे मुक्ति मिल जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त हमारे बीच में एक माँ मौजूद है जो कि बेसिकली असम से हैं पर दिल्ली में रहती हैं, थोड़ा परेशान है और उनकी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ कहना चाहती हैं मधुमिता सेनगुप्ता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम मधुमिता सेनगुप्ता है। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। माननीय, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें।
ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंटलाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा। और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है? क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर मां बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की, कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं, उसमें क्या होता है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं मेरे मां बाप हो सकता है मेरी मदद करेंगे। तो पहला काम तो आप किसी को रोक नहीं। मैं देख रहा हूं यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। हो सकता है कुछ लोग यहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में होंगे, लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूं। इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमें अगर सिकुड़ देती है, हमें नैरो बना देती है, हमारी सोच भी बड़ी नैरो बन जाती है, तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विषयों की चर्चा करते रहना चाहिए, तब जाकर के होगा। अदरवाइज जैसे बच्चे खेल के मैदान में नहीं है, कभी कभी मां बाप को लगता है पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के दिनों के कुछ दिन पहले ही बीमार हो जाता है तो मां बाप का पसीना छूट जाता है। अरे भाई पहले उसको किताब पढ़ाता है, कहीं खेल के मैदान में भी तो भेजना था। आप में से कभी सोचिए, मैं कभी मेरी बच्चों के साथ बातचीत करने का मेरा ये पिछले मुख्यमंत्री साहब तब से एक लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अब रूप उसका रंग बदलता चला, लेकिन मैं करता रहता हूं। मैंने देखा है कि मैं कभी बच्चों को पूछता था कि कितने बच्चे हैं जिनका दिन में 4 बार मेहनत करने के कारण पसीना आया है शरीर पे। आप हैरान हो जाएंगे, गांव के बच्चे भी कहते थे नहीं ऐसा तो नहीं होता है। अब ऐसी कैसी जिंदगी, हंसना खेलना खुले मैदान में, ये जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और वो एक नई ऊर्जा देता है। और इसलिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कैसे हो, मैं स्वयं टेक्नोलॉजी बहुत शक्तिशाली मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं खुद इसका उपयोग आज भी, जो मैं दुनिया के इतने देशों के साथ और देश के लोगों से बात कर रहा हूं, उसका कारण टेक्नोलॉजी का उपयोग है। तो एक ही चीज के 2 अच्छे पहलू होते हैं, एक किसी को बहुत सीमित कर देता है तो दूसरे को बहुत विस्तृत कर देता है। आपकी ये चिंता सही है, लेकिन आप उसके साथ बैठिए, उसको कभी आप काम दीजिए कि मैंने सुना है कि नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा चावल पकाते हैं, देखो बेटा टेक्नोलॉजी में जरा ढूंढ के मुझे बताओ कैसे बनता है वो चावल। तो उसको लगेगा हाँ मां मुझे टेक्नोलॉजी की मदद से
खुद को चावल पकाने का नागालैंड की पद्धति क्या है वो सीखना चाहती है, वो टेक्नोलॉजी आप दोनों को जोड़ने का कारण बन सकती है और उसका भी मन टेक्नोलॉजी से नई नई चीजें जानी जा सकती है, सीखी जा सकती है, जो जीवन में काम आ सकती है। उस पर आप धीरे 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 उसको ले जा सकते हैं। आप कभी उसको पूछ सकते हैं कि भाई आज हमने सुना है कि स्पेस में ऐसा हुआ है, या आज हमने सुना है साइक्लोन आना है, तो तुम देखो जरा ये साइक्लोन आने की खबर कैसे देते हैं ये, तो वही बच्चा उसमें काम करेगा। आप उसको धीरे 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 टेक्नोलॉजी के सही उपयोग की तरफ ले जाइए और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा विकास की दिशा, तो गलत रास्ते पर जाने से बजाय, समय बर्बाद करने के बजाय, खुद ही एक खेलकूद के अंदर रहने के बजाय, और मैं समझता हूं जुरा प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड में चला जाएगा वो, तो उस दिशा में हम सब प्रयास करें। सर, वंश अग्रवाल फरीदाबाद से हैं, यहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। इनका सवाल थोड़ा सा हटके है। वंश। नमस्कार सर। सर, मेरा नाम वंश अग्रवाल है और मैं मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद की कक्षा 10वीं का छात्र हूं। सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित कैसे करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में कंजर्वेटिव होना चाहिए या सदैव बड़ा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसमें आपका अनुभव क्या कहता है? धन्यवाद। माननीय, इस पर हम सबको कुछ बताएं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जरा हाथ ऊपर करना। ऐसा कितने लोग मानते हैं कि लक्ष्य बहुत छोटा होना चाहिए? जरा हाथ ऊपर करें। તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાનો જે હાવ હોય છે તે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન આ મંચ પરથી થઈ રહ્યો છે। પાછા આપને આ જ કાર્યક્રમમાં લઈ જઈશું, પરંતુ હાલ રોકાઈ રહ્યા છે એક નાનકડા બ્રેક માટે।